गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक ऐसा टॉपिक बताएंगे, ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे हर वर्ष क्वेश्चन नीट और जेई में आता है। उससे क्वेश्चन हर वर्ष नीट, जेई, बोर्ड एग्जाम कभी गैप नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है। लेकिन ये बात है कि उसको हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कौन क्वेश्चन है जो हर वर्ष आता है ना। तो ट्रांजिस्टर से है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, रेजिस्टेंस गेन, है ना। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है नीट, जेई, किसी भी कंपटीशन, बड़े कंपटीशन में, ऑल इंडिया में। तो उसको आपको समझना है, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक जो मेरा है वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, पर उसके पहले आपको ट्रांजिस्टर ही समझना पड़ेगा, है ना। टॉपिक मेरा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं लास्ट तक आपको 40-45 मिनट तक पूरा समझना होगा। उससे एक क्वेश्चन हर वर्ष, कभी गैप नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक जो मेरा रहेगा वो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये टॉपिक मेरा है आज का फाइनल, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा ट्रांजिस्टर क्या है। इसको आप पीछे सब पढ़े होंगे तब समझ पाएंगे, है ना। हम मैंने क्वेश्चन पर टॉपिक पर फोकस करना चाहते हैं जो कंपटीशन में आप लोगों से पूछा जाएगा, वहाँ तक पहुँचना है। तो यदि हम पहले बात करें किसकी, ट्रांजिस्टर की, इधर दिख रहा पूरा ना। ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करें, किसकी बात करें पहले, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की यदि बात करें तो ये क्या होता है, 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। जंक्शन वही पीएन जंक्शन, ठीक है ना। यानी ट्रांजिस्टर होता है 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। यानी इसमें 3 ठो टर्मिनल होंगे और 2 जंक्शन होंगे, 2 पीएन जंक्शन होंगे। और उन 3 टर्मिनल्स में से देखिएगा जो 3 टर्मिनल्स हैं, जैसे इसमें इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप। और उनमें से ए है PNP और दूसरा है NPN, ठीक है। आउटर पार्ट आर ऑफ सेम टाइप सेमीकंडक्टर एंड मिडिल पार्ट इज अपोजिट। आउटर पार्ट ऑफ सेम टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए ये आउटर दोनों पी और पी है बाहर वाले, अब बीच वाला क्या है, अपोजिट। ये दोनों सेम है, अब बीच वाला क्या हुआ, अपोजिट। आउटर पार्ट ऑफ सेम टाइप सेमीकंडक्टर एंड मिडिल पार्ट इज अपोजिट। आउटर टर्मिनल आर emitter and collector. Outer part are emitter and collector, and
मिडिल पार्ट इज बेस, आउटर टर्मिनल आर इमीटर एंड कलेक्टर एंड मिडिल पार्ट इज बेस। इसमें से आउटर वालों को इमीटर और कलेक्टर बोलेंगे, जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, बेस। बेस पार्ट इज थिन, बेस वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है। ठीक है ना। इसका सिंबल में देखिए, हमने ये कहा, ये रहा, ये P है, ये N है, ये P है। इसको क्या बोलते हैं, इमीटर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। ठीक है ना। ऐसे ही इसका सिंबल डायग्राम में ऐसे भी बनाया जाता है, ये E हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। अब ये PNP ट्रांजिस्टर है, P से N की तरफ इमीटर करंट अंदर तरफ होती है। ठीक है ना। ये और जो NPN हमने बताया है, NPN ये देखना, ठीक, ये NPN ये क्या है, इमीटर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, कलेक्टर है। ठीक है ना। ऐसे मान लो करके बना सकते हो। हमने इंडिकेट किया, ये है इमीटर, ये है बेस, ये है क्या, कलेक्टर। इसी को सिंबल डायग्राम में दिखाएंगे तो ये रहा, ये रहा, ये है इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये N है, ये P है, ये N है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को बता दें, इसमें बता दें इमीटर वाली करंट जो है अंदर तरफ आती है तो ये PNP होता है, और यदि इमीटर वाली करंट बाहर तरफ आती है तो NPN। ये मेन इसका पहचान है, ध्यान रखना। ठीक है ना। यदि इमीटर करंट अंदर आ रही है तो ये PNP कहलाएगा, और यदि इमीटर करंट बाहर जा रही है तो क्या होगा, NPN कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों को बता दें, इसका ट्रांजिस्टर का जो हम यूज करते हैं वो 3 बेस पर करते हैं, इमीटर बेस यानी कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये कुछ भी है, इनको भी जानना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने कहा, ये PNP हुआ, इमीटर और कलेक्टर सेम टाइप है, बेस अपोजिट है। इसमें N दोनों इमीटर और कलेक्टर सेम टाइप है, बेस जो है वो P टाइप का है। बेस जो होता है वो थिन होता है। थिन इसलिए होता है, थिन क्यों बनाया जाता है, ताकि इससे जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल हो वो कहाँ जा सके, क्रॉस करके इमीटर से कलेक्टर में जा सके। बेस को थिन क्यों बनाया जाता है, बेस को थिन इसलिए बनाते हैं ताकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल उसमें से इमीटर से कलेक्टर की तरफ आसानी से जा सकें। यानी यदि ये देखिए, हमने ये कहा कि ये थिन रहता है, जैसे ये P है, ये N है, ये क्या है, P। इसको क्या बोले हमने, इमीटर। इसको क्या बोला हमने, बेस। इसको क्या बोला, कलेक्टर। यदि ये थिन है तो आसानी से यहाँ के इलेक्ट्रॉन होल इधर जा सकेंगे। ठीक है ना। इसलिए बेस को क्या किया जाता है, थिन किया जाता है। ठीक। अब इसमें जब 2PN जंक्शन डायोड, इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। जंक्शन 2 जंक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन कहेंगे, एक को क्या बोलेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन। इसको भी थोड़ा समझो। यहाँ पर इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस। इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता है। अब बात ये है,
अब कोई कहेगा फॉरवर्ड बाइस मीन्स क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस, अब ये आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, इसमें ये होता है जैसे ये पी एन जंक्शन का ये पी है, ये क्या है, एन है, ठीक है ना। तो या तो ये प्लस हो और ये क्या हो, माइनस हो, या हाई, इसका हाई वोल्टेज हो और ये क्या हो, लो वोल्टेज, ठीक है। तो ये कहलाएगा, यानी P का पोटेंशियल ज़्यादा हो और N का पोटेंशियल क्या हो, है ना, तो क्या कहलाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस। या कि ये प्लस हो, ये क्या हो, ये प्लस माइनस हो, या कि हाई लो। और इसमें क्या होगा, इसमें ये पी एन जंक्शन डिवाइस में ये इधर P होता है, इधर N होता है, तो ये माइनस हो, ये क्या हो, प्लस, या लो वोल्टेज और ये हाई, ठीक है ना। यदि इसका कम है, इसका ज़्यादा वोल्टेज है, या माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा, रिवर्स बाइस। इस बात को जानते रहेंगे आप लोग, ये सब कुछ पता होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। तब आप ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। हम जो क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए हम यहाँ बता रहे हैं। पूरा स्टार्ट में आपको इसके पीछे लेक्चर, पीछे यानी टॉपिक में सब समझना होगा, है ना। जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, इससे पहले रेक्टिफायर भी है, ठीक है ना। मेरा टॉपिक यहाँ है, यहाँ हमको पहुँचना है जल्दी से, इसलिए हम वहाँ पर सब कुछ चार्ट में बताते हुए पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बाइस मीन्स ये, रिवर्स बाइस मीन्स ये। अब आप लोगों को बता दें, जब कभी भी ट्रांजिस्टर का जब यूज करेंगे तो ट्रांजिस्टर ये 3 बेस टाइप से यूज होता है। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड in 3 mod। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन 3 mod। उनमें से पहला होता है कॉमन बेस, यानी CB mod, और दूसरा होता है कॉमन इमीटर, यानी CE mod, और तीसरा होता है CC mod। ये आप लोगों को बता दें, मेन सिलेबस में ये वाला है, ये इसका बहुत कम, इसका एक भी नहीं, ठीक है ना। कॉमन बेस मॉड और कॉमन इमीटर मॉड और कॉमन कलेक्टर मॉड, ठीक है ना। इसमें आपको मेन फोकस इस पर करना पड़ेगा, कॉमन इमीटर मॉड का, ठीक है ना। अब इसको भी जानने के लिए हम मेन अब पहुंचेंगे कहाँ पर, कॉमन इमीटर मॉड में। डायग्राम में चाहे इसको भले समझा दें, पर मेन हमको इसको पढ़ना है, कॉमन इमीटर मॉड में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम भर दिखाई देते हैं। इसके लिए डायग्राम एक बना के दिखाते हैं, जैसे ये देखिएगा, ये इसको बोला गया इमीटर, इसको बोला गया बेस, इसको बोला गया कलेक्टर। एक में सब समझने का प्रयास करिए। कॉमन बेस, तो इसमें क्या होगा, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। होने को PNP भी हो सकता है, NPN। तो यदि हम इमीटर से बेस की तरफ करंट कर दे तो ये PNP माना जाएगा। क्या माना जाएगा, PNP। अब बताना, यहाँ पर 2 जंक्शन हैं, इनके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं,
ध्यान देना हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया है इमीटर बेस फॉरवर्ड में होना चाहिए। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होना चाहिए। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होना चाहिए। अब फॉरवर्ड में होने के लिए P प्लस होना चाहिए और N, इसलिए हमको इधर P को प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। और ये जो बैटरी अप्लाई की गई है ई मीटर और बेस के बीच में है, इसलिए VEB या VBE लिख देते हैं। और ये बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स में करना है, बेस कलेक्टर को रिवर्स में करना है तो उसके लिए P को माइनस करना पड़ेगा और N को प्लस करना पड़ेगा, यानी ये बैटरी VBC। ये यहाँ पर ये जो करंट जा रही है वो अमीटर करंट है, ये बेस करंट है और ये क्या है, कलेक्टर करंट। आपको बता दें, ये समझ लो हमेशा के लिए, यदि इमीटर करंट अंदर आ रही है तो PNP, यदि अमीटर करंट बाहर जा रही है तो NPN फाइनल। यदि इमीटर करंट अंदर आ रही तो PNP, यदि इमीटर करंट बाहर जा रही तो NPN। अब दूसरी बात ये जान लो, यदि इमीटर अंदर आ रही है तो बेस कलेक्टर बाहर होंगी। बेस कलेक्टर इमीटर का अपोजिट होता है। बेस और कलेक्टर करंट इमीटर का अपोजिट होता है। तो यदि इमीटर अंदर आ रही तो बेस कलेक्टर बाहर, यदि इमीटर बाहर तो बेस कलेक्टर अंदर। एक किरचॉफ लॉ आप लोगों ने पढ़ा है कि इनकमिंग करंट का सम इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। IE इक्वल टू IB प्लस IC। कैसे, इनकमिंग करंट ये है तो दो आउटगोइंग है, और यदि आउटगोइंग ये रहेगी तो दो इनकमिंग होंगी। तो किरचॉफ लॉ में बताया गया था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत काम का फार्मूला है ये, I इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ये हम डायग्राम कनेक्शन के लिए बताने का प्रयास किया है कि इमीटर बेस को फॉरवर्ड में कैसे करेंगे, बेस कलेक्टर को रिवर्स में कैसे करेंगे। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दें, उसको देखिएगा क्या कहना चाहते हैं। सुनिए, ये रहा ऐसा, ठीक है ना। ये है इमीटर और ये है बेस और ये है कलेक्टर, ठीक है ना। ये इमीटर बेस जंक्शन है, ये इमीटर बेस जंक्शन कह सकते हो। इस साइड वाले को क्या कहेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, इमीटर बेस, ठीक है ना। अब ये जो भी ट्रांजिस्टर हो, हम अभी केवल सिंबल बना रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं PNP है कि NPN। डायरेक्शन दिखा देंगे तो ये हो अंदर कर देंगे तो PNP, बाहर कर देंगे तो NPN। फिलहाल हमने ट्रांजिस्टर कहा है, ठीक है ना। तो ये इमीटर बेस जंक्शन है, ये बेस कलेक्टर जंक्शन है। आप लोगों को बता दें, यदि ये दोनों के दोनों में से यदि ये क्या है, फॉरवर्ड वाइस, और ये क्या है, रिवर्स वाइस, तब एक्टिव मोड। यदि ये फॉरवर्ड वाइस में है, ये क्या है, तो क्या कहलाएगा, एक्टिव मोड। अब मान लीजिए ये फॉरवर्ड वाइस और ये भी फॉरवर्ड वाइस, तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड मोड। सैचुरेटेड मोड। और यदि मान लीजिए ये भी रिवर्स बाइस और ये भी क्या है,
रिवर्स बाइस, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ मॉड। क्या कहा हमने, ये इमीटर बेस जंक्शन और ये बेस कलेक्टर जंक्शन मेन तो होता ये वाला ही है, ठीक है ना, कि इसको हमेशा आप फॉरवर्ड में लेते हैं, इसको हमेशा ये क्या होता है एक्टिव मोड। और यदि मान लीजिए ये फॉरवर्ड में है, ये भी फॉरवर्ड में है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड मोड। और यदि ये रिवर्स, ये भी रिवर्स, तो क्या होता है कट ऑफ मोड। लेकिन ज़्यादा यूज वाला कौन सा है ये, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस, ताकि वो किस केस में हो एक्टिव मोड में, ठीक है ना। तो ये यानी अभी तक में आपको ये पता चल गया कि मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में करना है, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स में करना है एक्टिव मोड के लिए। और फॉरवर्ड का मीन्स होता है पी का पोटेंशियल हाई हो, एन का कम लो हो, चाहे पी प्लस एन माइनस कर लो, जैसा भी समझो, ठीक है ना। ये दोनों बातों को जानना है, पी प्लस एन माइनस, या कि पी का पोटेंशियल हाई और एन का पोटेंशियल लो है तो फॉरवर्ड होगा, और इसका उल्टा तो रिवर्स वाइस, ठीक है, ये समझना है। बेस को थिन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल का आसानी से इमीटर से कलेक्टर की तरफ जा सके, ठीक है ना। अब हम मेन टॉपिक पर आ रहे हैं एम्पलीफायर में, ठीक है ना। अब एम्पलीफायर में तो हमने बताया ना कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर 3 प्रकार से यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर हमको जो पढ़ना है उस सिलेबस में जो है वो कॉमन इमीटर वाला होता है, सीई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन सीई मोड, एम्पलीफायर इन सीई मोड, कॉमन इमीटर में पढ़ना है, ठीक है ना। अब एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर वो होता है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। एम्पलीफायर क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड को क्या करता है इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लो इनपुट वोल्टेज ये है, इनपुट इस टाइप से हमने दिया ऐसा, तो आउटपुट जो है वो इस टाइप से मिल जाए, है ना आउटपुट। तो ये इनपुट दे तो आउटपुट ये मिल जाए, तो ये कौन कर सकता है, जो डिवाइस ऐसा कर देता है वो क्या होता है, ये डिवाइस ही क्या होता है एम्पलीफायर, ठीक है ना। अब ये बात है, जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है वो एम्पलीफायर है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को ये बता दें, ये जो करता है वो कॉमन बेस में होता है, कॉमन बेस मोड में ये आएगा। और ये बता दें एम्पलीफायर ये सीबी में होगा, क्या होगा। और यदि मान लीजिए ऐसा है, ऐसा, और ये यहाँ जो मिल रहा है वो इस टाइप का है, तो ये एम्पलीफायर ये सीई का होगा, सीई यानी ये इनपुट आउटपुट वोल्टेज, ये आपको बता दें। अब ये अभी तो हम फिलहाल इसको डिफाइन कर रहे हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के मैग्नीट्यूड को क्या करता है इंक्रीज कर देता है, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। जैसे ये हमने दिया तो ये कर दिया, तो ये एम्पलीफायर है। प्लस का प्लस है करे, माइनस का माइनस करे, तो ये सीबी मोड में होता है। और इसमें और यदि ये प्लस का माइनस आए, माइनस का प्लस आ जाता है, तो ये सीई में होता है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनता है, ये बता दें पहले से, आपको ये क्लियर होगा उसकी वर्किंग से, लेकिन पहले बता दिया जाए कि इसमें फेज डिफरेंस जो होता है कितना होता है 0, और इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है पाई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ देता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नीट जेई तक में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो कॉमन इमीटर में कितना होता है 180, और कॉमन बेस में फेज डिफरेंस क्या होता है
जीरो ही होता है। ये वर्किंग से पता चलेगा, पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोगों को कि ये इनपुट कराएंगे तो आउटपुट इस प्रकार आएगा, किसमें, कॉमन बेस में, तो फाई क्या होगा, जीरो होगा। और कॉमन मीटर में ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट मिलेगा, और इसमें फेज डिफरेंस कितना हुआ, ठीक है ना। तो ये यदि एम्पलीफायर की बात करें तो क्या होगा, एम्पलीफायर it is a device which increase AC increase AV. It is a device which increase amplitude of AC or AV. जो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, वो होता है क्या, एम्पलीफायर, ठीक है ना। अब इसका हमें ये बता दें, ये इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका पहले हम डायग्राम बना लें। सबसे पहले सी वाट में उसका डायग्राम बनाएं तो वो देखना है, ठीक है ना। ये जरूर पॉइंट याद रखना, ये सब वर्किंग से पता चलेगा कैसे, जब उसमें वर्किंग जब होगी तो, लेकिन ये आप पहले से याद रखिए। कॉमन मीटर वाला जो है तो क्या होगा, ये कॉमन बेस वाला है तो क्या होगा, रखना। कॉमन बेस में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो, और कॉमन मीटर में फेज डिफरेंस 180 का मीन्स प्लस का आउटपुट, इनपुट देंगे प्लस तो आउटपुट माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये रहा, इसका डायग्राम बनाते हैं। अब ये PNP और NPN दोनों में हो सकता है, तो हम कोई सा एक बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, मान लो PNP मान लो, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये रहा, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अभी ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो हमने कहा था कि यदि इमीटर को अंदर तरफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, PNP। फिर हमने बोला था इसमें ये P है, ये N है, ये P। इमीटर को फॉरवर्ड में करना है तो ये प्लस होगा, ये माइनस, VEB। इसमें ये माइनस, ये प्लस। आउटपुट वोल्टेज या कलेक्टर वोल्टेज कह सकते हैं। ये हमने इनपुट कराया है, इनपुट जो दिया है वो इस प्रकार है, और ये इधर जो आउटपुट हमको मिलेगा वो इसमें इस प्रकार मिलेगा, ठीक है ना, बढ़कर। जितना उसमें दी उतना। ये है आउटपुट और ये है इनपुट, ठीक है ना। ये इमीटर करंट है IE, ये बेस करंट है IB, ये कलेक्टर करंट है IC। इमीटर और कलेक्टर के बीच में है ये VEC हमने लिखा है, लेकिन जो कनेक्शन देखना है आपको, यहाँ पर VEC जरूर हमने लिखा है कि E और C के बीच है, पर कनेक्शन आपको कलेक्टर को माइनस किए है विथ रिस्पेक्ट टू बेस समझना है ना। ये इस साइड में जो किया गया है वो क्या है, रिवर्स बाइस है, और इस साइड में क्या किया गया है,
फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस के लिए हमने प्लस माइनस किया है, इधर के लिए क्या किया है, रिवर्स बाइस। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड बाइस। इमीटर बेस है, इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बाइस, और इसमें बेस कलेक्टर इज रिवर्स बाइस। बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस जो भी बोलिए, इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस में है और बेस कलेक्टर क्या है, रिवर्स बाइस में। ठीक है ना। इसमें आपको बता दें इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है सी वाला, उसका प्रिंसिपल ये है कि यदि स्मॉल चेंज इन बेस करंट, यदि बेस करंट में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो कलेक्टर करंट में क्या होगी, लार्ज चेंज। इसका प्रिंसिपल ये है, यदि प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल इफ है स्मॉल चेंज इन बेस करंट यानी IB, देयर इज लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट IC। क्या हुआ, हमने ये बोला इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि यदि स्मॉल चेंज इन बेस करंट, यदि बेस करंट में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए तो कलेक्टर करंट में क्या होती है, लार्ज चेंज होता है। यदि इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो कलेक्टर करंट ज़्यादा चेंज होगा, है ना। यदि इमीटर करंट में थोड़ी सी चेंजिंग होती है किसी वजह से तो बेस कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज होगा। ये थोड़ा सा इंक्रीज तो ज़्यादा इंक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीज तो ज़्यादा डिक्रीज। ठीक है ना। अब इसमें जो हम कंपटीशन की बात किए हैं तो उसमें आपसे वर्किंग नहीं पूछा जाएगा। इसमें मेन पॉइंट जो होता है वो आपसे करंट गेन, रेजिस्टेंस गेन, वोल्टेज गेन, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए इसको हम क्या बोले हैं, RL बोले हैं ना, इसको आप RC भी बोल सकते हैं, R आउट भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, R आउट भी बोल सकते हैं या RC बोल सकते हैं, R आउट, RC या RL। और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था तो इसको आप बोलेंगे R इन या कि फिर RB, है ना। बेस का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, या कि RB बेस रेजिस्टेंस। इसको क्या बोले हैं, RL हमने बोला है। इसको R आउट भी कह सकते हैं अथवा RC कलेक्टर रेजिस्टेंस, याद रखना, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये PNP ट्रांजिस्टर है। इमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड में किया। फॉरवर्ड में कैसे है, ये यहाँ समझने के लिए हम लिखे देते हैं, ये P है, ये N है, ये क्या है। वैसे ये बता देगा, डायरेक्शन से आपको पता हो जाना चाहिए कि इधर P है, तो P प्लस है, N माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ। और इसमें P जो है किसमें है, P को इसमें है माइनस में, तो ये क्या होगा, रिवर्स। कहोगे इधर P प्लस में भी, तो किसके रिस्पेक्ट देख रहा है, बेस कलेक्टर के रिस्पेक्ट, बेस और कलेक्टर के अकॉर्डिंग देखना है कि ये रिवर्स बाइस, ये RB रिवर्स बाइस है, ये बेस कलेक्टर आ लिखा है। ठीक है ना। ये सब कुछ समझ के चलना पड़ेगा। तो ये इसमें आप लोगों को हमने बताया है, इसमें वर्किंग के लिए ये VC जो है इसको आप VO लिख सकते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। VC जो है वो VO है, इसको क्या कहा जा सकता है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VB कहलाएगा। ठीक है ना। इस साइड का जो भी वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज जो होगा, जो इनपुट वोल्टेज होगा उसको VI लिखा जाएगा, इनपुट वोल्टेज VI या VB, आउटपुट वोल्टेज VC या कि VO। ठीक है ना। इन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम जब इसकी वर्किंग आप समझोगे, है ना, तो वर्किंग पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम वो क्वेश्चन पर मेन फोकस करना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन नेट जी में।
तो वहाँ पर करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, वहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। तो इतना याद रखना कि जब कॉमन इमीटर रहता है तो इमीटर तो कॉमन हो गया, अब बचा दो, बेस और कलेक्टर। तो आउटपुट में कौन हो गया? कलेक्टर हो गया, इनपुट में कौन हो गया? बेस। ताकि जो भी पढ़ेंगे तो सब आउटपुट इनपुट मीटर में पढ़ेंगे। याद रखना कॉमन मीटर यानी इमीटर की बात छोड़ दो। अब बचा कौन? बेस और कलेक्टर। तो आउटपुट साइड में कौन रहेगा? कलेक्टर रहेगा, इनपुट साइड में कौन रहेगा? बेस। तो जो भी हम कुछ पढ़ेंगे तो आउटपुट इनपुट के टर्म में पढ़ेंगे। तो आउटपुट की बात जब करेंगे तो कलेक्टर और इनपुट की बात करेंगे तो बेस। इमीटर तो कॉमन हो गया है। ऐसे ही यदि कॉमन बेस पढ़ेंगे जब, तब बेस को कॉमन कर देंगे तो बचेगा इमीटर और कलेक्टर। तो इमीटर इनपुट में रहेगा, कलेक्टर आउटपुट में। पर आपके मेन सिलेबस में जो है वो कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर। तो इमीटर तो कॉमन हो गया, दोनों के बीच में आ गया। अब बचा बेस और कलेक्टर। तो हमने कहा आउटपुट में कलेक्टर होगा, इनपुट में कौन होगा? बेस। इसका प्रिंसिपल यही है कि यदि इनपुट करंट में स्मॉल चेंज करेंगे तो आउटपुट करंट में ग्रेट चेंज होगा। तो इनपुट करंट मीन्स बेस करंट, तो बेस करंट में थोड़ा सा चेंज तो कलेक्टर करंट में ज़्यादा चेंजिंग। इसी पर बेस्ड है इसकी वर्किंग। लेकिन अब वर्किंग को हमको लिखवाना नहीं है सब, ठीक है ना। ये इनपुट ये देंगे, आउटपुट ये फाई। इसीलिए हमने कहा कि प्लस का माइनस मिलना, माइनस का प्लस मिलना, इसीलिए फाई इक्वल टू हमने क्या बोला है ये इसमें, ठीक है। तो इसमें ये देखा कि आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस है कितने का है? 180 का है। प्लस के करास्पोंडिंग माइनस, माइनस से करास्पोंडिंग प्लस मिल रहा है ना। जैसे 1 2 3, तो ये 1 2 3, 1 ऊपर है, नीचे मिला, 2 नीचे है, ऊपर, ये इसलिए कितना डिफरेंस आया? 180 का, ठीक है ना। याद रखना ये। अब हम इसमें थोड़ा सा वही बता दें जो गेन मेन पॉइंट है जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, रेजिस्टेंस गेन, ये ठीक है ना। इतना याद रखना, हमने बार बार बताया है। आउटपुट में कलेक्टर और इनपुट में बेस और इमीटर कॉमन है, इमीटर का कहीं नामो निशान नहीं है ना। इसमें जब गेन पढ़ेंगे तो ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इक्वेशन जरूर है वर्किंग के लिए, होता क्या है? वी सी इक्वल टू वी ई सी माइनस आई सी इंटू आर एल। आर एल बोलो चाहे आर सी बोलो, हमने कहा ना आर एल या आर सी कुछ भी लिख सकते हो। इस फार्मूला का भी यूज होता रहता है। और ये वी सी का मीन्स यहाँ चाहो तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, वी ओ इक्वल टू वी ई सी माइनस आई सी आर सी, ऐसा भी हो सकता है आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। अब वर्किंग में ये फार्मूला काम आएगा, वैसा भी ज़रूरत कहीं पड़ सकती है। और ये तो जानते हो कि आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। ये सब एक से बढ़कर इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है ना। तो अब हम बताने जा रहे हैं करंट गेन, रेजिस्टेंस गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है करंट गेन, या इसी को करंट एम्प्लीफिकेशन लिखा रहता है। तो इसमें क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट बोले तो कौन सी करंट? आउटपुट करंट में कौन सी करंट आती है? कलेक्टर करंट। और इनपुट करंट में कौन सा आता है? बेस करंट। याद है कि नहीं? अभी डायग्राम में हमने दिखाया
आउटपुट मीन्स कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट यानी बेस करंट, है ना। रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट एंड इट इज डिनोटेड बाई बीटा, बीटा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट। यहाँ और क्या लिख देता है, चेंज इन, और इसमें भी चेंज इन। क्या कहा हमने, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट गेन। और ये किसके लिए बताया जा रहा है, सी मार्ट पर। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, बीटा से। तो कहेंगे अल्फा कहाँ गया, यदि यही कॉमन बेस होता, क्या होता, तो कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है उसको ये अल्फा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट यानी आईसी टू द चेंज इन इनपुट करंट आईबी इज कॉल्ड करंट गेन, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय बीटा, दैट इज बीटा इक्वल टू ये डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, ये रहा, ठीक है ना। चेंज के टर्म में भी हो सकता है और डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि आई सी अपॉन आई बी बताए दे रहे हैं। यदि आपको आई सी और आई बी की वैल्यू दिया है तो बीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यदि चेंज के टर्म में दिया है तो डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। यदि ये कहा जाए कि बेस करंट में इतने से इतना चेंज करने पर, कहा जाएगा कि बेस करंट में इतने से इतना 2 एम्पियर से 3 एम्पियर किए, है ना। तो कलेक्टर करंट में 5 एम्पियर से 7 एम्पियर हुआ, मान लो। तो यहाँ पर 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, तो डेल आई बी कितना होगा, 3 - 2 यानी 1, और डेल आई सी कितना होगा, 7 - 5 यानी 2, ये डेल आई सी, ये डेल आई बी, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं। तो यदि आपको करंट और करंट में चेंजिंग का टर्म देगा तो ये फार्मूला, यदि करंट भर दिया है तो ये फार्मूला लगा के भी बीटा ला सकते हैं। और इसकी जो बीटा की वैल्यू होती है 49 के आसपास होती है। कितनी होती है, बीटा की वैल्यू जो है अप्रॉक्स कितनी होती है, 49 के आसपास। अल्फा की बल्कि 0.98 है ना। अल्फा के बारे में हमने बताया नहीं है, पर वैसे अल्फा डेल आई सी अपॉन डेल आई ई होगा, है ना। तो मेन टॉपिक जो सिलेबस में है वो ये है। तो पहले हो गया करंट गेन। करंट गेन में हमने क्या बोला, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट, या चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। आई सी अपॉन आई बी लिख दो, चाहे डेल आई सी अपॉन डेल आई बी लिख दो। इमीटर तो कॉमन हो चुका है, ठीक है ना। ये इसी कोई यूनिट नहीं होती है, इसी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आता ही रहता है, ठीक है ना। डेल आई सी डेल आई बी इनमें से कोई दिया रहेगा, आपको दे दिया जाएगा, बीटा देगा डेल आई सी डेल आई बी, आपको आई ई निकालना हो। आई ई निकालने के लिए फार्मूला है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना। तो ये हो करंट गेन। रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन अच्छे से समझना। रेजिस्टेंस गेन यानी रेशियो ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको ए आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो आर आउट अपॉन आर इन। हमने कहा ऐसा ना लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो। आउटपुट रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ आर, कलेक्टर रेजिस्टेंस।
कलेक्टर रेजिस्टेंस यानी आरसी, और इनपुट में कौन है, आरबी। ठीक है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस किसका होगा, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, और इनपुट रेजिस्टेंस किसका होगा, बेस का रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हैं कि नहीं, आर आउट अपॉन आर इन, आउटपुट रेजिस्टेंस किसका, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इसका, बेस का रेजिस्टेंस, इसलिए आरसी अपॉन आरबी लिखा है। हमने कहा था आउटपुट को आरएल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लोड रेजिस्टेंस, याद रखना ये सब। ठीक है ना, तो ये रहा रेजिस्टेंस गेन। इसके बाद आता है कौन सा, अभी दिख रहा है इधर, वोल्टेज गेन। रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस वोल्टेज। अब कलेक्टर मीन्स आउटपुट, अब बेस मीन्स इनपुट। ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस वोल्टेज। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं किससे, ए भी से, दैट इज ए भी इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज कलेक्टर और चेंज इन बेस। इसी को चाहो तो हम लिख सकते हैं ए भी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इसी को लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज के टर्म में ना हो तो इस प्रकार से। ठीक है ना, दिख रहा इतना। अब देखिएगा, बट आप वी इक्वल टू आई आर जानते हैं, तो डेल वी सी इक्वल टू डेल आई सी आर सी हो जाएगा, और डेल वी बी इक्वल टू हो जाएगा डेल आई बी आर बी। ओम्स लॉ से ये होता है। देयरफॉर इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ रख दें, यहाँ पर। इन दोनों वैल्यू को कहाँ रख दें, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए भी इक्वल टू ये डेल आई सी आर सी अपॉन डेल आई बी आर बी, और ये क्या हो जाएगा, बीटा, और ये इनटू क्या हो गया, रेजिस्टेंस गेन। ये रहा वोल्टेज गेन का फार्मूला। याद रखना, वोल्टेज गेन इक्वल टू डेल आई सी अपॉन ये, या कि फिर बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। इसको आप रेजिस्टेंस गेन भी बोल सकते हो, आर आउट अपॉन आर इन भी हो सकता है। ये इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं हर वर्ष। डायग्राम आपसे बनता हो चाहे ना बनता हो, कनेक्शन बनता हो चाहे ना बनता हो, लेकिन जो नीट जेईई में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं फार्मूलों से आते हैं हर वर्ष, कभी गैप नहीं होता है। ठीक है ना। ये अब पावर गेन को भी देख लेते हैं। रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, रेशियो आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर डिनोट करते हैं इससे एपी से, तो पी आउट अपॉन पी इन, बट आप पढ़े हैं P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, तब P आउट क्या होगा, P आउट को आप चाहो तो लिख सकते हो PC। ठीक है ना, P आउट ना लिखो तो क्या लिख सकते हो, PC। तो ये हो जाएगा डेल आई सी स्क्वायर आर सी एंड P इन, जिसको P भी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा डेल आई बी स्क्वायर आर बी,
और इन दोनों को इसमें पुट कर दें, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ले जाके पुट कर दें, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू डेल IC स्क्वायर RC अपॉन डेल IB स्क्वायर RB, और ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू ये RC अपॉन RB AP पावर गेन इक्वल टू ये हो गया। इसको चाहो तो आप रेजिस्टेंस गेन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इससे ये क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं, ठीक है ना। फाइनल आपने क्या देखा, फाइनल हेडलाइंस में आपने ये देखा, इसमें आपने ये देखा क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, तो फाई इक्वल टू पाई यानी 180। दूसरा करंट गेन बीटा इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल IB। तीसरा रेजिस्टेंस गेन AR इक्वल टू RC अपॉन RB या R आउट अपॉन R इन, ये भी है ना, ये R लिखे देते हैं। और वोल्टेज गेन में आपने देखा AB में के बीटा इंटू RC अपॉन RB ये, और पावर गेन में आपने देखा ये बीटा स्क्वायर इंटू RC अपॉन RB। ये सब के सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें हमने कहा बीटा जो है 49, इट हैज नो यूनिट, यानी बीटा की कोई यूनिट नहीं होती है ना। ये और प्रिंसिपल के लिए एक फार्मूला हमने बताया, VO इक्वल टू VEC माइनस IC इंटू RC, ये बताया। इसमें IE इक्वल टू IB प्लस IC, ये बताया हमने, ठीक है ना। और ये बताया है IB इंक्रीज, IC मोर इंक्रीज, IB इंक्रीज तो IC, ठीक है ना। ये अब तो नहीं दिखता होगा। एक हमने ये बताया कि इनपुट यदि ऐसा है तो आउटपुट कैसा, ये इनपुट ये तो आउटपुट ये, ठीक है ना। इसी में ये सब कुछ ठीक है। इससे यदि आप लोग पूरा पढ़े रहेंगे तो नीट जेई में एक क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे हम किसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, है ना। तो आप यहाँ मेन बेसिक यही है। थैंक यू।